क्या आशुतोष जी, क्या लग रहा है आज कौन जीतेगा? मैं जरा कह रहे हैं कि एग्जिट पोल में बड़ी इच्छा हो रही 150 मिल रहा है, है। मुझे बड़ी एक इच्छा हो रही है आशुतोष जी को एक सवाल पूछने की। गौरव भाटिया ने जो कहा आप ना, इच्छा पूर्ति कर लीजिए, एक लंबा, जब नंबर्स आने ही वाले हैं, जल्दी से आने वाले हैं, उससे पहले जल्दी से एक बात तो गौरव भाटिया ने जो कहा वो बिल्कुल सही है आशुतोष जी, आप इस बात को तो मानना पड़ेगा। ये डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी दोबारा उसी राज्य में 2014 के बाद रिपीट नहीं कर पाई अपनी सरकार, और ये बहुत बड़ी मुश्किल बात है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो बीजेपी कर पाई या इवन टीएमसी ने कर दिखाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी कई स्टेट्स में लगभग जीतने के बाद अपनी सरकार भी नहीं बचा पाई, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे बीजेपी। उसके तो कारण अलग है, उसके तो फिर भी मुझे लगता है कि जब कोई पार्टी राइस पे होती है तो ये स्वाभाविक सी बात होती है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी दिल्ली में 3 बार थी, इसी असम में तरुण गोगोई 3 बार, वही मैं कह रहा हूं। अब देखिए बीजेपी कर पाई, बीजेपी निश्चित तौर पर बीजेपी राइस पे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बीजेपी का फुटप्रिंट जो 2014 के पहले था, बीजेपी का फुटप्रिंट कितना 110 सीटें आई थी 2009 में, उसका फिनोमिनल राइज है, इसको कौन मना कर सकता है? उस फिनोमिनल राइज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस असम के अंदर आज बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की बात हो रही है, वहीं तरुण गोगोई ने 3 बार लगातार सरकार बनाई थी। आपके महाराष्ट्र के अंदर 14 के पहले, हाँ, आपके महाराष्ट्र 14 के पहले, एक मिनट, आपके महाराष्ट्र में ही 3 बार लगातार एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनी थी, दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनी थी। तो ये इसका मतलब, आप उसी समय मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए लगातार बीजेपी की 3 बार सरकार बनी है, गुजरात के अंदर लगातार सरकारें बनी है, उड़ीसा के अंदर लगातार सरकार बनी है। तो ये, और बंगाल तो अपने आप में अद्भुत केस है कि अगर ये इतिहास हो गया ना सारा, अब भविष्य इतिहास को देखकर थोड़ी ना आप, मैं ये कह रहा हूं, मेरी जमींदारी थी, इतनी बड़ी जमीन थी, सवाल जमींदारी का नहीं है, खुश हो सकते, सवाल जमींदारी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को भी 1989 में पहली बार, 40 साल चुनाव लड़ने के बाद पहली बार राजस्थान में सरकार बनी थी 22 जून 2090 को। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी इस वक्त बीजेपी राइस पे है, उसके पास अच्छी लीडरशिप है, उसके पास अच्छे संगठन करता है, और उसपे गौरव भाटिया जैसे अच्छे टीवी के पैनलिस्ट भी हैं। ऐसा मत कीजिए, आज अनर्थ हो रहा है, आज अनर्थ हो रहा है। आपने कौन सा सवाल पूछ लिया? आज ये साइकिल है एक तरीके का भाई। इसी आप देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, बड़े टावरिंग लीडर थे। अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में कितना वक्त लगा? अनेकों ऐसे राज्य हैं जहां पर ओडिशा से लेकर आप देखिए, जहां पर पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, और 2014 के बाद अनेकों, लगभग 8-10 ऐसे राज्य हैं जहां पर उन्होंने एंट्री मारी, अपनी सरकार बनाई। और यही अगर पश्चिम बंगाल में हो जाता है तो ये सबसे बड़ा जो उनका सपना है वो पूरा होने के बराबर होगा, क्योंकि अंग बंग कलिंग प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी बोल चुके हैं। अब आपके पास संजय जी आ रही हूं, अब ज्यादा इंतजार तो है नहीं, ममता बनर्जी 226 सीट बोल रही हैं, तो इसका क्या आधार है? और दूसरी तरफ जो नतीजा 4 मई को आएगा उसको सहृदय स्वीकार करेंगे या किसी की गड़बड़ी कहलाएगी? और दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यही है कि ममता बनर्जी के लिए इस बार चैलेंज तो था, वरना भवानीपुर में सुबह से उनको एक-एक बूथ पर जाते हुए हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। देखिए, आपकी बात पर मैं आता हूं। आज भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने ट्वीट किया है, वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ट्वीट किया, और उसका लबोलुआब ये है कि ज्यादा उछलो मत, 2021 याद करो, पहले सरकार बना रहे थे, फिर क्या हुआ ये भूलो मत। ग्राउंड रियलिटी पश्चिम बंगाल की यही है। और दीदी जो कह रही है कि 226 सीटें, 230 सीटें हम लेकर आएंगे, उसके पीछे व्यापक अनुभव है। और बंगाल की माटी को, बंगाल की राजनीति को जिस प्रकार से जननेत्री दीदी ममता बनर्जी हैंडल करती है, भाजपा नेताओं को अभी और काफी सारा वक्त लगेगा बंगाल की मिट्टी को समझने के लिए। बंगाल की राजनीति जिस हिसाब से जननेत्री ने की है और सभी के लिए काम किया है, और दीदी के जो कोर महिला वोटर हैं वो उनके साथ इंटैक्ट हैं, ये सारे लोग बता रहे हैं। बहुत सारे स्पेशलिस्ट पत्रकार जो गांव-गांव घूमे हैं वो सब बता रहे हैं। कमजोर वर्ग के लोग दीदी के साथ खड़े हैं, और बंगाल के अधिकतर लोग उनके साथ इसलिए खड़े हैं कि वो सुख में दुख में हर घड़ी साथ रहती है। एग्जिट पोल जिन लोगों ने किया है, अपनी मेहनत से किया है, दिमाग से किया, बहुत अच्छा किया है। सबके अपने अपने आकलन होते हैं। पिछली बार भी हमें उतनी सीटें नहीं दे रहा था कोई एग्जिट पोल जितनी हमें मिली। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए हाँ, इसलिए बंगाल में सारे एग्जिट पोल गड़बड़ हुए थे, पर मेरे 2 सवाल का अंत नहीं दिया उन्होंने। अरे सर, एक का तो जवाब दीजिए, भवानीपुर में ममता बनर्जी सुबह से इतनी
एक एक बूथ पर जा रही थी, ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो सुपर कॉन्फिडेंट होके बैठी थी, उनके पीछे से वोट लोग उनके लिए करते थे। और दूसरा जो मैंने सवाल पूछा है वो भी तो जवाब दीजिए कि रिजल्ट मानना है कि नहीं मानना है 4 मई को, या गड़बड़ी है? आज ही बोल दीजिए ना, क्योंकि उस दिन तो रिजल्ट जैसा आएगा उसके हिसाब से मूड बनेगा आपका। अरे 4 तारीख का वेट कीजिए ना। तमाम गड़बड़ियों के बावजूद भी तो 4 तारीख को ही फाइनल होगा ना। और 4 तारीख को जब हम जीतेंगे, उसके बाद भी चुनाव आयोग के प्रति हमारा जो नजरिया है, चुनाव आयोग की जो भूमिका है, उसका स्पष्टीकरण तो हम लेंगे ना। सारा हिसाब, सारी बातें अपनी जगह चलेगी। और ये जो अभी एग्जिट पोल के बहाने 4 तारीख तक भाजपा जश्न मना रही है, इन्हें शुभकामनाएं होगा। आपने गौरव भाटिया जी से एक सवाल पूछा था कि आपने क्यों बिहार में आरजेडी से आए व्यक्ति को बना दिया और वहां इससे बना दिया, वहां उससे बना दिया। गौरव भाटिया जी ने इसका जवाब नहीं दिया। मेरा यह मानना है कि जो दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग बीजेपी से चले गए, तो गौरव भाटिया जी को भी चला जाना पड़ेगा, फिर उनके पास कुछ बचेगा नहीं। और ऐसे दिन एक न एक दिन। लेकिन संजय शर्मा जी, इस बार के चुनाव जरा अलग है ना कि नहीं, एक सेकंड, ममता बनर्जी भी कांग्रेस से निकलकर अपनी पार्टी बनाई थी। देखिए, पार्टी, हर नेता अपने तरीके से सोचता है, और बीजेपी जिन राज्यों में बिल्कुल उनका अस्तित्व नहीं था, वहां पर उनको, ये मैं बता दूं अंजना जी, उनको बड़े नेता चाहिए। पश्चिम बंगाल में हमारी जमीनी लड़ाई वामफ्रंट के साथ थी। वामफ्रंट के खिलाफ, लेफ्ट रिजीम के खिलाफ ममता बनर्जी ने एक लंबे संग्राम किया है। लिया ना, अपने भी वाम दलों के कई नेताओं को अपने में शामिल किया था। तो पार्टी नेता तो इसीलिए जाने जाते हैं। इनके भी हैं, गौरव भाटिया जी की पार्टी के भी बहुत सारे लोग आए हैं, सबका स्वागत है। और आगे शशि शेखर जी, आशुतोष जी के कमेंट आप दोनों से ले लेते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में बंगाल के नंबर्स आने वाले हैं, फिर गौरव जी के पास चलेंगे। शशि जी, सभी को अभी इंतजार है कि भाई अब नंबर्स आए और वोटिंग परसेंटेज, दावे। ममता बनर्जी तो कह रही है मेरी सीटें और बढ़ेंगी। ममता बनर्जी ने तो 226 का आंकड़ा बता दिया, और साथ ही साथ ये भी अपने लोगों को चेता दिया कि भाई आप ईवीएम्स की सुरक्षा को लेकर काफी सचेष्ट रहें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हार जीत की भविष्यवाणी नहीं करता, आप लोग जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों के दावे इसलिए भी हैं क्योंकि 4 मई तक किसी का भी मनोबल खराब ना हो, और लोग जब तक आखिरी वोट न गिन लिया जाए तब तक वो सन्नद्ध और जुटे रहें, क्योंकि इस तरह की लड़ाई में एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। पीएम ने तो कहा है स्वेरिंग इन के लिए वहां पर वापस जाएंगे आशुतोष जी। बीजेपी भी बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है ममता बनर्जी इनवाइट कर ले उनको, हो सकता है, मतलब इस पॉसिबिलिटी को, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, तो कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, जो इस बार की लड़ाई मुझे लगता है कि अद्भुत लड़ाई अपने आप में है, और ये जबरदस्त लड़ाई है। मैं वैसे भी एग्जिट पोल्स के आधार पर कोई अनुमान नहीं कहता, लेकिन मेरा मानना है कि बीजेपी को एज है। अब 4 तारीख को क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मैं बीजेपी को एज है, हाँ, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा हिचकिचा इसलिए रहा हूं क्योंकि जो 27 लाख वोट कटे हैं, ये कहां कटे हैं, कितने कटे हैं, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कटे हैं, किसको फायदा पहुंचाएंगे, किसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक तरफ मतुआ वोट कटा जो बीजेपी का था, दूसरी तरफ मुस्लिम वोट कटे जो उनके हैं। तो अब हम यहाँ बैठ के कोई टिप्पणी कर दें, मुझे नहीं लगता है कि चाहिए। 6:30 बजे नंबर्स आएंगे, कुछ ही देर 5 मिनट बचा है, 5 मिनट बचा है। एक जल्दी से 5 मिनट बचा है, तो 5 मुद्दे कि जो इस बार के चुनाव में पूरी तरीके से नए थे, जो पहले वाले चुनाव में कभी देखे नहीं गए। ऐसा ही और जो सवाल मैं पूछती हूँ कि सब किसका कैंपेन अच्छा रहा, वो भी है। मैं एक बात बताऊं, इस चुनाव का निर्विवाद रूप से सबसे बड़ा मुद्दा था वो है SIR, उसके बाद ममता बनर्जी खुद, उसके बाद बंगाल की अस्मिता, और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पर लाने की उनकी कोशिश, और संगठन के स्तर पर तृणमूल कांग्रेस को मैच करने की कोशिश। ये जो 5 चीजें हैं, ये चुनाव को डिफाइन। जहां तक सिक्योरिटी का प्रश्न है, मेरा अभी भी मानना है भारत जैसे देश के अंदर आप सिक्योरिटी लगा के वोटर को इंटिमिडेट करा के आप मैंडेट नहीं बदल सकते, ये मेरा मानना है, और मैं ऑन रिकॉर्ड इस बारे में कह रहा हूं। बहुत सारे लोगों सिक्योरिटी लगा के आपने देखा कि टीएन शेषन ने बिहार के भीतर पूरा चुनाव का रिजल्ट बदलवा दिया था। बहुत सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से, आपको याद होगा वो चुनाव। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है, वो वहां के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया गया। मेरा मानना है कि हम हिंदुस्तान का मतदाता 70-75 साल के बाद इतना समझदार है कि कोई भी उसके मत की या उसके मन को नहीं बदल सकता, सिवाय मुद्दों के और नेताओं के। जिस नेता का कनेक्ट होगा वो करेगा। काउंटडाउन शुरू हो गया है। मुझे ऐसा लगता है बंगालियत से ज्यादा सिर्फ एक मुद्दा था, ममता बनर्जी यस और नो, नथिंग एल्स। कोई और बड़ा मुद्दा नहीं था। अगर बीजेपी जीतती है
तो इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी के खिलाफ वहां पर एक लहर थी, जिसको उन्होंने अपने संगठन से, भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग ने अपनी सख्ती से वोटर्स को रास्ता दिखाया कि आप जाइए, अगर जीतती है। और अगर हारती है तो मैं ममता बनर्जी से के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो कलकत्ता वाली रानी थी। सही बात है, इंतजार करना होगा कि क्या होता है। जंग तो जबरदस्त। और अगर क्षेत्रीय नेताओं में आप देखिए गौरव भाटिया जी, तो ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री हैं जो जबरदस्त संघर्ष करती हैं और मतलब चुनाव वो जिस तरीके से लड़ती हैं वो लगभग मैच करता है बीजेपी जिस तरीके से जमीन पर उतरती है चुनाव में। ममता बनर्जी भी उसी तरीके से जंग की तरह एकदम लड़ती हैं चुनाव। देखिए अंजना जी, अब तो मतदान हो गया है और मैं इतना ही कहूंगा, मैं आशुतोष जी को सुन रहा था बड़े ध्यान से। जब भी कभी भाजपा की बात आती है तो वो हमेशा कंजूसी कर देते हैं। अगर हम शतक भी लगाएंगे तो वो कहेंगे नहीं देखो शॉट अच्छा नहीं मारा, अभी आउट होने वाले थे। और कांग्रेस अगर हिट विकेट भी हो जाए, अगर बोल्ड भी हो जाए, तो इतनी दरिया दिली दिखाते नहीं। देखो तो मैंने आपकी शॉट तारीफ तो की अच्छा भाई। मार रहा था लेकिन पिच खराब है, अंपायर मिला नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। आशुतोष जी धन्यवाद, आपने मेरी आज तारीफ तो खुश हो करी, जाइए। इस काबिल मुझे समझा। तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं पहले अपनी पार्टी की बात करूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी बहुत ही कद्दावर नेत्री है और मुझे ये कहने में कोई गुरेज भी नहीं है। लेकिन एक कद्दावर नेत्री को जिसने संविधान की शपथ ली है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बाहरी बुलाएंगे पश्चिम बंगाल में, तो ये संविधान संगत भी नहीं है और ये जनता का दिल भी नहीं जीतता। दूसरी बड़ी बात, हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। हमने देखा किस तरह से महिला आरक्षण के लिए बिल आया। ममता बनर्जी का ये बयान, अंजना जी आप एक महिला है, आप बताइए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा देनी थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जो गृह मंत्री हैं। उन्होंने कहा महिला घर के बाहर 8 बजे के बाद रात में निकलेंगी तो ऐसा होगा। मैं समझता हूं बंगाल की महिला भी ये बयान सुन रही थी और इसलिए कहीं ना कहीं उनका विश्वास टूटता है ममता बनर्जी पर। तीसरी बड़ी बात, मेहनत, एम से मेहनत, मां माटी मानुष की बात होती है, एम से मेहनत। आप बताइए, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, जेपी नड्डा जी, योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी, करीब 150 से 200 रैली करी। दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे 20 से 25 रैली भी नहीं करी। जब नहीं, आप और गृह मंत्री तो वहीं पर हम हारी पुलिस हुई का सवाल अंजना ये था कि पलट के ममता जीत फाइटर है कि लेते नहीं हैं। है। ये जीती तो हुई मानते ना बाजी को फाइटर है। हार जाते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, जल्दी से एक बार आपको पोल ऑफ पोल्स दिखा देते हैं क्योंकि अब 1-2 मिनट का इंतजार है, जिसके बाद से बंगाल के नतीजे आएंगे। तो हम आपको पोल ऑफ पोल सबसे पहले दिखा रहे हैं असम का। असम का टुडेज चाणक्य का हम आपको दिखा रहे हैं। असम का जो एग्जिट पोल है, असम के एग्जिट पोल में 102 सीटें एनडीए को यहां पर दिखाई है और उसके बाद 102 सीटें एनडीए को और कांग्रेस को 23 सीटें वहां पर और एक अन्य यानी वो बदरुद्दीन अजमल हो सकते हैं जो उसके बाद एक्सिस माई इंडिया के पोल में देखिए 88 से 100 सीटें एनडीए के खाते में और 24 से 30 एक बार फिर कांग्रेस का वही परफॉर्मेंस और 6 से 12 अन्य ये भी यहां पर दिखाया गया। ये मैट्रिक्स का आ गया। ये मैट्रिक्स का सर्वे आ गया। मैट्रिक्स के सर्वे में 6 से 12 अन्य को दिखाया गया है। चाणक्य स्ट्रेटेजी में भी 80 से 86 ये एनडीए के खाते में जाते हुए, यहां पर पोल डायरी में भी 86 से 101 ये एनडीए के खाते में जाते हुए और पी मार्क में भी 82 से 94 सीटें मतलब एनडीए सब के में ही खाते असम की सभी में। सरकार रही है। बस एक तो तरफ असम का दूसरी एकदम तरफ। मामला क्लियर है। पीपल्स पल्स में भी 68 से 72 है, 22 से 26 कांग्रेस का है। तो कुल मिलाकर केरलम में अब आपको दिखा देते हैं पोल ऑफ पोल्स में टुडेज चाणक्य जहां पर 69 सीटें दे रहा है, यूडीएफ को और एलडीएफ को 64 सीटें दे रहा है। वहीं पर अगला, और इस बीच आपको बताते हैं बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 192 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं टुडेज चाणक्य के अनुमान में। आपको बता दें नतीजे नहीं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान है और टीएमसी सिमटती हुई दिख रही है 100 सीटों पर।
192 सीट आ सकती है भारतीय जनता पार्टी को, और इसमें प्लस माइनस 11 लिखा है। प्लस माइनस 11 100 सीटों वाली टीएमसी को भी है और अन्य को सिर्फ 2 सीटें। तो एकदम राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण, और पूरी या तो तरीके से उलटफेर, बीजेपी या तो टीएमसी, पूरी और तरीके इस से नजरिए से बीजेपी की इस एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक बन रही है वहां पर सरकार। पूरी तरीके से उलटफेर इसमें, क्योंकि बीजेपी को 48% वोट शेयर मिल सकता है, यह अनुमान टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में रखा गया है, जबकि टीएमसी को 38% का वोट शेयर मिल सकता है, जो पिछली बार पलटना पूरी तरीके से। जितना ममता बनर्जी को था वो बीजेपी को जा रहा है परसेंटेज, और जितना बीजेपी को था वो टीएमसी की। लेकिन बीजेपी 192 सीटें जीत सकती है प्लस माइनस 11, और तृणमूल कांग्रेस 100 सीटें जीत सकती है। टुडे चाणक्य का अनुमान है प्लस माइनस 11, और अन्य जिसमें कांग्रेस या सीपीएम या लेफ्ट पार्टी शामिल है 2 सीटें प्लस माइनस 2 उन्हें उसमें मिल सकती है। यानी बड़ी एक खबर और इस वक्त एग्जिट की हम पोल आपको में बता रहे हैं, एक बार फिर से बहुत बड़ा राजनीतिक फेरबदल हो जाएगा अगर पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद से आज तक यहां पर बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई है। पिछली बार का बेस्ट परफॉर्मेंस 77 सीट, और अगर 294 में से वो 192 सीटें ले आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में अगर आप देखिए तो बिल्कुल मतलब जिसको आप समझ लीजिए उत्तराखंड से लेकर पूरे दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, उड़ीसा, बंगाल और इधर पूर्वोत्तर के अनेकों राज्यों में, तो आप कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां भी आप देखिए पूरे उत्तर भारत में मतलब बीजेपी ही बीजेपी आपको गुजरात तक दिखाई दे रही है। और जरा फाइनल डिटेल्स जरा देख लीजिएगा एक के बाद एक, क्योंकि अलग अलग कास्ट कॉम्बिनेशन ने कैसे वोट किया हुआ है। तो मुस्लिम वोट्स 71% तृणमूल कांग्रेस को मिल सकता है, यह टुडे चाणक्य का अनुमान यहां पर रखा गया है। पिछली बार सीएसडीएस के मुताबिक 75% वोट मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस के पास पड़ा था, बीजेपी को 8% मिल सकता है। ओबीसी 61%, भारतीय जनता पार्टी, शेड्यूल कास्ट 67%, भारतीय जनता पार्टी, शेड्यूल ट्राइब 53% भारतीय जनता पार्टी, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 40% शेड्यूल ट्राइब का वोट इसमें मिल सकता है, यह भी अनुमान इसमें रखा गया है। यानी अगर हम देखें तो मुस्लिम वोट छोड़कर बाकी वोटों का पोलराइजेशन एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ 48% वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी 192 सीटों पर और 38% वोट शेयर लेकर तृणमूल कांग्रेस 100 सीटों के साथ यहां पर सत्ता गंवाती हुई, ये अनुमान टुडे चाणक्य की तरफ से रखा गया है। बड़ी बात आपको बार बार बता दें, ये नतीजे नहीं है, ये सिर्फ एक एजेंसी टुडेज चाणक्य का अनुमान है, क्योंकि वो सैंपल साइज में कुछ लोगों के बीच जाते हैं वोटिंग के बाद, उनसे पूछते हैं, अगर वो सही बताते हैं तब उनका पोल सही निकल सकता है। वो भी सैंपल साइज है, सभी से बात तो करते नहीं है, इसलिए इंतजार करना होगा और हमेशा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर यही नतीजों में तब्दील होता है तो फिर शशि शेखर जी प्रचंड जीत ये कहलाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए मतलब जिस सपने के साथ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी काम कर रही है अपने पार्टी के विस्तार के लिए, उसमें सबसे बड़ा झंडा वो गाड़ देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखिए, अगर ऐसा होता है तो बंगाल की खाड़ी से लेके चीन की सीमा तक, हिमालय तक, और हिमालय की दूसरी चोटियों से लेकर पूर्वोत्तर की चोटियों से लेकर अरब सागर तक पूरी तरह से झंडा लहरा जाएगा। कुल 5 स्टेट ऐसे बचेंगे जहां उन्हें इस पर काम करने की जरूरत होगी।